खुशामदीद। इससे पहले कि मैं फ्रिक्शन के टॉपिक पर आऊँ, मैं कुछ करेक्शन करना चाहूँगा। जब मैंने आपको पिछली वीडियो में ये बताया था कि ये जो ब्लॉक है ये इंक्लाइंड प्लेन पर रखा हुआ है और मैंने इस डाउनवर्ड फोर्स को, जो कि इस पर नॉर्मली एक्ट कर रही है, परपेंडिकुलर है, इसको मैंने नॉर्मल फोर्स कहा था। लेकिन दर हकीकत ऐसा नहीं है, बल्कि नॉर्मल फोर्स दरअसल वो फोर्स है जो कि इस सरफेस, इस इंक्लाइंड प्लेन पर परपेंडिकुलरली मूव कर रही है और ऑफसेट कर रही है इसकी डाउनवर्ड फोर्स को। यानी कि जो नॉर्मल फोर्स है, जो कि न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक इक्वल एंड अपोजिट होगी किसी भी फोर्स के डायरेक्शन के, तो वो फोर्स जो है वो ये अपवर्ड होगी और इसको मैं नॉर्मल फोर्स कहूंगा। ये जो वेक्टर है, अपवर्ड वेक्टर जो है, ये नॉर्मल फोर्स है जो कि ऑफसेट कर रही है इस उस वेट के उस कंपोनेंट को जो कि परपेंडिकुलर है डाउनवर्ड नीचे की तरफ इस इंक्लाइंड प्लेन पर, जो इसको जाहिर बात है कि नीचे रखने से रोक रहा है। बहरहाल भी ये मेरी गलती थी और मैं चाहूंगा कि इसको आप करेक्ट कर लें। बाकी प्रॉब्लम बिल्कुल सही था, वैसा का वैसा ही था और इस प्रॉब्लम पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये सिर्फ लेवल का थोड़ा सा मसला था। तो अब मैं फ्रिक्शन के टॉपिक पर आऊंगा और उम्मीद है कि ये बात आपको पर वाज़ेह हो गई होगी कि नॉर्मल फोर्स जो है वो दरअसल इस डाउनवर्ड फोर्स के इक्विवेलेंट है, लेकिन अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन में है और ये इसको इस इंक्लाइंड प्लेन पर गिरने या इसमें गर्क होने नहीं देती। तो अब हम चलते हैं फ्रिक्शन पे। तो फ्रिक्शन पे बात करने के लिए अब तक हम आइस की, बर्फ की बात करते रहे, लेकिन अब हम ऐसी किसी ज़मीन की बात कर रहे हैं जो कि ऊंची नीची ज़मीन है, जिसमें कि गड्ढे भी हैं और कुछ ऊंचाइयां सी भी हैं और इस पर फ्रिक्शन है। और मैं यहां पर एक मट्टी से बना हुआ ब्लॉक, यानी कि मट्टी से बनी हुई ईंट रख रहा हूं। ये एक ईंट है जो कि इस मट्टी पे या जमीन पे रखी हुई है और फर्ज कर लीजिए कि इस मट्टी का जो ईंट है, इसकी जो मास है वो 10 kg है, इसका मास। और मैं इसे फर्ज कर लीजिए इस डायरेक्शन में खींच रहा हूं और ये मैं इसको इस डायरेक्शन में खींच रहा हूं और फोर्स चलिए मैं 1000 न्यूटन की फोर्स, 1000 न्यूटन की फोर्स मैं इस पर अप्लाई कर रहा हूं। तो जो फोर्स मैं इस पर लगा रहा हूं वो है 1000 न्यूटन। और जाहिर बात है कि अगर हम उस पर फ्रिक्शन नहीं होती, आइस ऑन आइस वाला केस होता या बीच में ऑयल होता, तो ये फ्रिक्शन बहुत ही कम होती यहाँ पर और F=ma का फार्मूला बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते थे और हम जो है इसको मास को फोर्स से डिवाइड करके एक्सेलरेशन निकाल लेते, फोर्स को मास से डिवाइड करके एक्सेलरेशन निकाल लेते। लेकिन यहाँ पर फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है और ये जो इसका जो वेट है, जाहिर बात है कि वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जो कि इसको नीचे की तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। और अगर आपको इसका तजर्बा हुआ हो तो कोई चीज़ अगर आप कालीन पर रखकर खींचेंगे तो उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी बनिस्बत इसके कि आपको उसको चिकने फर्श पर रखकर खींचें। तो फ्रिक्शन के हवाले से हमारे सामने जो एक चीज़ आती है उसको हम म्यू लिखते हैं और इसको कहते हैं हम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये म्यू है और ग्रीक में एम की जगह म्यू इस्तेमाल होता है, ये छोटा म्यू है बल्कि। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, शायद मेरी स्पेलिंग सही है, कोएफिशिएंट में डबल एफ आता है। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो कोई सी भी दो सरफेसेस के दरमियान जो एक दूसरे को छू रही होती हैं वो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है और एक तरह से कांस्टेंट की तरह काम करता है। जब हम बर्फ पे बर्फ रखते हैं या ऑयल होता है बीच में, तब भी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, लेकिन वो बहुत कम होता है और इसी वजह से किसी चीज को खींचना ज्यादा आसान होता है। अगर इसके मुकाबले अगर हम रेगमाल पे रेगमाल रख के रगड़ेंगे तो हमें बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना होगा। तो ये हमें ये बताता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के दो चीजों के दरमियान इसको मूवमेंट को या मोशन को रोकने वाली जो फोर्स होगी वो कितनी होगी। और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होती है वो हमेशा मोशन ऑफ डायरेक्शन के अपोजिट होती है। ये राइट लेफ्ट का चक्कर या वो अप डाउन का चक्कर नहीं होता। आप जिस तरफ भी उसको मूव कराने की कोशिश करेंगे ऑब्जेक्ट को, ये उसके अगेंस्ट जाएगी। तो ये इस ऑब्जेक्ट की पे लगने वाली फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, जो कि अगर मैं अपनी सहूलत के लिए मैं 9.8 की जगह 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर्ड ले लूं तो ये हो जाएगा 10 × 10 यानी कि 100 न्यूटन की ये फोर्स होगी। 1 तो Fg यानी कि ग्रेविटेशनल पुल जो है डाउनवर्ड वो 100 न्यूटन होगा और इसके अगेंस्ट जो रिएक्शन की जो फोर्स होगी जो कि ऊपर की तरफ एक्ट कर रही होगी, जाहिर बात है जो इसे इसमें गर्क होने से या इसमें दब जाने से रोक रही होगी, वो फोर्स नॉर्मल फोर्स होगी अपवर्ड डायरेक्शन में और उसे हम फोर्स नॉर्मल कहेंगे।
अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने करेक्शन क्यों की, ये भी 100 न्यूटन ही होगी। तो जैसा कि मैंने कहा कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ होगी, जाहिर है कि जिस डायरेक्शन में भी आप इसको मूव कराने की कोशिश कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करेगी। आप इसको राइटवर्ड मूव कराने की कोशिश करें तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लेफ्टवर्ड होगी, लिहाजा ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ गई। अब इसको हम शियर फोर्स भी कहते हैं बाज दफा। तो ये जो है आप चाहे किसी भी डायरेक्शन में मूव कराने की कोशिश करें तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है मूवमेंट की डायरेक्शन के खिलाफ एक्ट करेगी। हवा जो है, विंड जिसको हम कहते हैं, वो भी एक तरह की फ्रिक्शन फोर्स ही होती है जो कि किसी भी चीज को, उड़ते वाली चीज को रोकने की कोशिश करती है। तो अब ये जो ब्लॉक है, ये जो रखा हुआ है, मुझे इसके बारे में बताया गया है कि इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी म्यू जो है इस ब्लॉक और इस सरफेस के दरमियान, वो म्यू जो है वो 0.2 है। और 0.2 में, इसमें आपको बता दूं एग्जाम्स में आपको ये सब चीजें दी जाएंगी या फिर आपको वर्कआउट करनी पड़ेंगी दूसरे डेटा की मदद से। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स का जो कोएफिशिएंट है ये मुझे ये बताता है कि ये जो शियर फोर्स है ये चाहे जितनी भी नॉर्मल फोर्स होगी ये उस नॉर्मल फोर्स का 0.2 होगा, यानी कि उसका यूं समझ लीजिए कि 20% होगा। और ये जो, क्योंकि ये रेशियो है लिहाजा इसमें कोई यूनिट्स नहीं होते, तो इस केस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो क्या होगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो कि मेरे पास नॉर्मल फोर्स टाइम्स दी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और ये सरफेस, हम इस सरफेस की बात कर रहे हैं और हर सरफेस के लिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अलग है। और आप ये देख सकते हैं कि इसका मास या वेट जितना ज्यादा होगा उतने ही ज्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट कर रही होगी, उतनी ही ज्यादा एक्ट उसको रोकने की कोशिश कर रही होगी, क्योंकि चीज जितनी ज्यादा हैवी होती जाएगी उसको मूव कराना उतना ही मुश्किल होता चला जाएगा और उसी हिसाब से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ती चलेगी। और अच्छी बात यह कि एक लीनियर रिलेशन है, क्वाड्रेटिक या स्क्वायर रिलेशन नहीं है, वरना ये प्रॉब्लम हमारे लिए और ज्यादा मुश्किल हो जाता। तो ये जो फोर्स है, नॉर्मल फोर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है और मैं चाहे इसको किसी भी डायरेक्शन में मूव कराने की कोशिश करूं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा उसके अपोजिट एक्ट करेगी। तो इस केस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी होगी, मेरे पास जो इसकी डाउनवर्ड या नॉर्मल फोर्स जो है वो 100 न्यूटन है और मुझे जो म्यू दिया गया वो 0.2 है, 0.2। तो इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मेरे पास हो जाएगी 20 न्यूटन, यानी कि अगर मैं इसको 100 न्यूटन से खींचूं, 1000 न्यूटन से खींचूंगा तो ये जो है इसका 0.2 पार्ट जो है ये इसको अपोजिट डायरेक्शन में इसको खींचेगा। अब मैं ये मालूम करूंगा कि ये नेट फोर्स, अगर मैं इसको 1000 न्यूटन की फोर्स से राइटवर्ड खींचने की कोशिश कर रहा हूं तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, यानी कि इस डायरेक्शन में जो मैं फोर्स लगाऊंगा जो कि नेट फोर्स होगी, एफ नेट मैंने इसको कहा, वो कितनी होगी। तो मैं 1000 न्यूटन की मैं फोर्स लगा रहा हूं, उसमें से मैं ये 20 न्यूटन माइनस कर दूंगा जो कि एक्ट कर रहा है, तो ये 980 न्यूटन की एक्चुअल जो फोर्स होगी, जो नेट फोर्स होगी इस पे जो राइटवर्ड एक्ट कर रही होगी, वो 980 न्यूटन के बराबर होगी। और अब आपको पता है F इज इक्वल टू ma का फार्मूला, तो मुझे एक्सेलरेशन मालूम करना, तो ये 980 इज इक्वल टू 10 इसका मास है, एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा 980 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 98 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर्ड इसका राइटवर्ड एक्सेलरेशन होगा जो कि फ्रिक्शनलेस होने की सूरत के मुकाबले में थोड़ा सा ही कम है, सिर्फ 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर्ड कम है। अगर एक्सेलरेशन इसमें फ्रिक्शन ना होती तो ये थोड़ा सा तेज जा रहा होता। तो बहरहाल उम्मीद है कि आपने मेरी जो मिस्टेक की थी उसको, करेक्शन को भी समझ लिया होगा, नॉर्मल फोर्स भी आपको समझ में आ गई होगी और फ्रिक्शन से भी आप किसी हद तक इंट्रोड्यूस हो गए होंगे। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे जहां हम इंक्लाइंड प्लेन पर बात करेंगे। शुक्रिया।